4 बेगम 36 बच्चे, ये कहते हैं, अगर बाल मुकुंद आचार्य जी ये कहते हैं कि सबके लिए कानून समान हो, वो ये कह रहे हैं कि 4 बेगम 36 बच्चे, बेगम ये जो बात कह रहे हैं उसको बताइए ना। बाल मुकुंदाचार्य तो खुद ही अलग से उसको क्या कहते हैं कि अलग करते रहे एक वर्ग विशेष को लिए। देखो सौरभ जी, बाल मुकुंदाचार्य जिस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आते हैं वो जयपुर का बहुत ही कनेक्टिव आबादी रसेस का इलाका है। वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन भी है और बाल मुकुंदाचार्य बहुत कम अंतर से वहां से जीत कर आए हैं। उन्हें मालूम है कि किस प्रकार की गणित के आधार पर वहां का चुनाव लड़ना और जीतना है। तो वो अपनी पीड़ा के साथ कानून को जोड़ रहे हैं। बाकी सच्चाई है, सरकार जब कानून लेकर आएगी तो उस सारे में तो हिंदू पर भी वही कानून लागू होगा, जैन पर भी होगा, सिख पर भी होगा, बौद्ध पर भी होगा, मुसलमान पर भी होगा। अब बाल मुकुंदाचार्य जी को अभिव्यक्ति की आजादी है, उनके शब्दों में सही कह रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। इस आपको याद है बाल मुकुंदाचार्य जब जीत कर आते हैं, मुझे याद है, आपको भी याद दिला देता हूं, जब जीत कर आते हैं तो एक उनका वीडियो वायरल होता है, एक वर्ग विशेष को यहाँ ये नहीं रहेगा, ये हटा दो, सुन रहे हो नहीं, मतलब उस तरीके उनका टोन में। और उपचुनाव होने वाले, फिर इस तरीके का बयान। क्या बाल मुकुंदाचार्य जी ने भी ठेका ले रखा है क्या एक वर्ग विशेष को टारगेट करने का? देखो, इसमें कहीं न कहीं आपके मन में भी जो तुष्टीकरण की भावना है, उसका मेरे मन में कोई भावना नहीं है, मेरे मन में कोई भावना नहीं है, अभिव्यक्ति के आजादी मेरे मन में किसी हमारे की भावना नहीं है। लोकसभा के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के शब्दों पर आप कभी डिबेट नहीं करते, बाल मुकुंदाचार्य जी के शब्दों पर डिबेट कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में तो पर्टिकुलर मुसलमान शब्द शामिल है, उस पर कभी चर्चा आप और चुनाव आयोग भी नहीं करते। बाल मुकुंदाचार्य जी क्षेत्र से आते हैं और चुनाव के दौरान जिन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने चुनाव जीतते ही की। और उसके बाद अभी जो नहीं, अगर वैसे अगर राजस्थान में आके बोलेंगे ना, हम उस पर डिबेट करेंगे। राजस्थान हमारा चैनल जो है राजस्थान वेस्ट है, अगर वैसी आकर यहाँ बोलेंगे तो हम जरूर उस पर बात करेंगे। अब जो आचार्य जी हैं वो आपके प्रदेश के, इसलिए इस पर हम चर्चा रखें। बोलिए। देखो, आचार्य जी ने जो बात कही है वो कहने का उन्हें हक है। जो हकीकत में वो महसूस कर रहे हैं वो बोल रहे हैं। उन्हें किसी संभावना और आशंका से ग्रसित होकर पूर्वाग्रह लेकर तुष्टीकरण करते हुए नहीं बोलना चाहिए। जो हकीकत में है वो बोला जा रहा है। पर सरकार जब कानून लाएगी तो किसी प्रकार की पार्शियलिटी, पक्षपात, भेदभाव नहीं होगा। हाँ, यही तो हम कह रहे थे कि आपको बोलना चाहिए, आप जनप्रतिनिधि है ना, आपको बोलना चाहिए था कि सबके लिए एक कानून होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सबके लिए एक कानून हम ला रहे हैं। और 2 बच्चे से ज्यादा नहीं, सीधे उन्होंने टारगेट किया एक वर्ग विशेष पर। ठीक है राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे कि बाल मुकुंद आचार्य जी ने जिस तरीके से कहा कि 4 बच्चे 4 बेगम 36 बीबियां नहीं चलेंगी, इस बयान को कैसे आप देखते हैं? सौरभ जी, कानून सबके लिए समान होना चाहिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए समान होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। एक वर्ग विशेष को, एक जाति एक विशेष को, एक धर्म विशेष को टारगेट बना करके वो बयान दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान की, राजस्थान की संस्कृति को खराब करता है। हमारे यहाँ गंगा जमनी तहजीब जो चलती आ रही है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करती है कि मेहरबानी करके राजस्थान को राजस्थान रहने दीजिए। लेकिन बीजेपी कहती है गंगा जमुना तहजीब जो है वो कांग्रेस खराब करती है, आप तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो कैसे आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं? अब आप देख लीजिए सौरभ जी, बयान भारतीय जनता पार्टी के विधायक दे रहे हैं, आप उस पर डिबेट कर रहे हैं और मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के वो आपको भी टारगेट कर रहे हैं कि आप तुष्टीकरण के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को इतना कहूंगा, इस देश में अमन चैन शांति रहने दीजिए। सत्ताएं आती जाती रहती है, सरकार आज आपकी है कल हमारी होगी, लेकिन सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को एक साथ रहने दीजिए, प्रेम भाव से आगे बढ़ने दीजिए। हमारा प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। बाल मुकुंद जी महाराज जहां से आते हैं वो विधानसभा क्षेत्र भी आगे बढ़ना चाहिए, पूरा जयपुर भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट करके जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है।
कृष्ण कुमार जी, मेरा एक सवाल कि आपके बड़े बड़े नेता मंत्री एक वाक्य का इस्तेमाल करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम में हम विश्वास करते हैं। जब आप लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान करने वाली पार्टी हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो सबको लेके चलिए साथ, किसने रोका है? देखो सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में कोई अंतर पिछले 10 साल से भारत सरकार ने नहीं किया है, और अभी पिछले 6 महीने से राजस्थान में जो भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है उसने नहीं किया है। हम तो सीधे तौर पर कहते हैं कि अयम नीच पर्वेति गणना लघु चेतसा उदार चलते नाम वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर चलते हैं, और ये सारा परिलक्षित भारत की विदेश विश्व नीति के में परिवार रूस की यात्रा में मुस्लिम नहीं है क्या? उसमें उस परिवार में मुस्लिम नहीं है क्या? उस परिवार में मुस्लिम समाज के लोग नहीं आते हैं क्या? भाजपा ने जब अपना स्लोगन डिजाइन किया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, भाजपा की किसी योजना में हिंदू मुस्लिम का क्लासिफिकेशन नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जरूर ये शामिल हुआ। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। विशेष दर्जा देंगे। भाजपा अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के विवाद की राजनीति भी नहीं करती है। भाजपा पूरे देश और प्रदेश की जनता को साथ लेकर चलना चाहती है। वसुंधरा जी की सरकार रही हो, चाहे अभी भजनलाल जी की सरकार रही हो, सब में प्रदेश की जनता के हित में निर्णय और फैसले आए। किसी में भी पार्शियलिटी, पक्षपात और भेदभाव धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर नजर नहीं आता है। ये देखिए, अभी आपने वसुधैव कुटुंबकम का श्लोक जो पढ़ा, उसका ध्येय वाक्य तो मुझे सिर्फ इतने याद है कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन आपने कहा सब एक बराबर है। तो जब सब एक बराबर है तो टारगेट किसी, हमारा सवाल बस यही है, जब आपके लिए सिर्फ वजनी शब्द कहने में और उसको जमीनी हकीकत में उतारने में क्यों ये दोहरा पैरामीटर? क्यों? आप कहते तो है बड़ी बड़ी बातें, सब हमारे भाई हैं, सब बहुत अच्छे अच्छे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन जब करना हो उसको सब अलग अलग हो जाए, सिर्फ किताबी बातें होकर रह जाती हैं सब। सौरभ जी, जब आप राशन कार्ड चेक करने जाएंगे तो बाल मुकुंदाचार्य जिस विधानसभा से चुनकर आते हैं और जिस विषय पर उन्होंने तंज किया है, उसकी सच्चाई ये है कि 4 बीवी और 36 बच्चे। बाकी पूरे प्रदेश के राशन कार्ड आप चेक करेंगे तो आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी कि बाल मुकुंदाचार्य जी को पर्टिकुलर तंज क्यों करना पड़ रहा है। हाँ, हो सकता है पत्रकार की या कांग्रेस का तो अपना वोट बैंक है वो समुदाय, इसलिए वो तो उसके लिए सॉफ्ट रहेगी, लेकिन बाल मुकुंदाचार्य जी ने पत्रकार का अपना वोट बैंक सच्चाई को बयान किया, सच्चाई यही है। नहीं, पत्रकार, आप कह रहे पत्रकार का अपना वोट बैंक है, मतलब मैं समझा नहीं, इसके पत्रकार किससे वोट लेने लगा? नहीं, मैंने पत्रकार का वोट बैंक नहीं बताया, मैंने कांग्रेस का अपना वोट बैंक बताया। अच्छा, हो सकता है मुझे थोड़ा गलत सुनाई दिया होगा। ठीक है राजकुमार जी, वर्ग विशेष को लेकर ही हम बात करते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की हमने अभी श्लोक भी सुना दिए हैं कृष्ण कुमार जी, तो उनको याद था, लेकिन मैं तो यही जानता हूँ वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम में सब आ जाता है। जब पूरी पृथ्वी का हमारा परिवार है तो वर्ग विशेष क्यों परिवार नहीं हो जाता है? वो परिवार से क्यों छिटक जाता है? बताइए राजकुमार जी। सौरभ जी, मैंने निवेदन किया ना, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे आदरणीय विधायक हैं वो हवामहल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और जब चुनाव लड़ते हैं तब तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी चुनाव लड़ती है। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लगभग 2,20,000 जो मतदाता होते हैं उसके विधायक होते हैं। उनके लिए कोई हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आज वो वर्ग विशेष पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैंने निवेदन किया, कांग्रेस पार्टी इस बयान की घोर निंदा करती है। मैं आदरणीय विधायक साहब से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करे तो राजस्थान की, जयपुर की गंगा जमनी तहजीब बनी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में मंत्री हैं खर्रा साहब जो उनका जो अपना डिपार्टमेंट है वही संभाल ले तो बेहतर होगा। ये नए नए बयान देकर के भारतीय जनता पार्टी चाहती है, विधानसभा में जिस तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है कि ये मुद्दे से भटकाना चाहती है। राजस्थान की सरकार पिछले 7 महीने से राजस्थान में काम कर रही है सौरभ जी, और 7 महीने में राजस्थान की जनता को, राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं को 7 घंटे के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि सरकार बदल गई है। सरकार पहले से बेहतर आई है। राजस्थान की जनता ने, देखो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में निपटा दिया, पूरे देश में उपचुनाव हुए उसमें निपटा दिया, अब राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी निपटने वाले हैं, थोड़े दिन पंचायत के चुनाव होंगे उसमें भी निपटने वाले हैं, फिर नगर निकाय के चुनाव होंगे उसमें भी निपटने वाले हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि प्रदेश की
देश की अमन चैन और शांति है उसको बने रहने दीजिएगा। सत्ताएं तो आती जाती रहती है। हाँ। आपका घमंड आपको बार बार हरवा रहा है और आप जाति धर्म को अटैक करते हैं। हाँ। आपका घमंड, चलिए, आपको अच्छा एक मुद्दा मिल रहा है राजकुमार जी। 400 ठीक है, पार, ठीक 25 है। पार, बड़ी बड़ी बातें कर रहे सीटों पर थे। आप करवाए, आपके पन्ना पर लोग ने बीजेपी जो आपको हराया, कहेगी, आपके बीजेपी वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी जो नाम लगाते हैं, ठीक आप है, जाति धर्म अब मैं का। आपसे जानना चाहता हूं कि 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ आपकी रणनीति है? बीजेपी को जो कहना कहेगी, अब देखिए उपचुनाव की अभी आपके परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं, उत्तराखंड में भी अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं, आपका हिमाचल भी अच्छा रहा है, राजस्थान की अगर हम बात करें, क्या लगता है कि कैसी तैयारियां वहां हैं? सौरभ जी, हमारी तैयारी पूरे देश में अच्छी है। हमारे युवा दिलों की धड़कन, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। परिणाम कुछ भी आए, हार जीत हो उसकी चिंता नहीं हमको। राहुल गांधी जी ने जब से 2 बड़ी पैदल यात्राएं निकाली है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने जमीन पे चल के देश आवाम की हालात जानी, उनकी परिस्थिति को जाना, उनको समझा और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। पहले हम 44 सीटों पर थे, फिर 52 पे आए, इस बार 99 पे आए और राजस्थान में हम 71 सीटों पे आए। उससे पिछले वाले चुनाव में हमारी 21 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि 41 गाड़ी में आओगे, छोटी गाड़ी में आओगे, 15-20 जीतोगे। हम 71 सीटों पे आए, थोड़ा सा मार्जिन रह गया, वरना आज हम सत्ता में होते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तो ऊर्जा के साथ लबरेज है। और अभी जो पूरे देश में 13 उपचुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटें मिली है, हमारे गठबंधन को 10 सीटें मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में मुंह की खा रही है। और जो उपचुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, आदरणीय हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय नेता हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में, भंवर जितेंद्र जी के नेतृत्व में, आदरणीय रणधावा जी के नेतृत्व में, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में हम लोग बेहतर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे आने वाले तमाम चुनाव में शिकस्त देंगे। ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी, आपकी कैसी तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर 24 आवर तैयार रहने वाली पार्टी है। 365 दिन में कभी भी चुनाव हो, भाजपा तैयार है। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, इस समय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और राजस्थान में जिस प्रकार की कांग्रेस सेखी बघार रही थी चुनाव से पहले, जिस प्रकार घोषणाओं का पिटारा खोल रही थी, जनता ने उसे नकार दिया है। और कांग्रेस ने कहा एक छोटा सा सवाल में आपने कहा कि 24/7 आप लोग तैयार रहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, 80 के 80 लोकसभा सीट निकालने की आप लोग बात किए, वहां 33 सीटों पर सिमट गए। हमेशा तैयार रहने वाली पार्टी, चिंतन मंथन का दौर लगातार वहां चल रहा है और वहां के आपके डिप्टी सीएम कभी नाराज हो जा रहे हैं, कभी इतना माने केंद्र सरकार को समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्या। आप लोग 24/7 तैयार रहते हैं, वहां क्या हुआ था? कुछ गड़बड़ हो गया था क्या? या भीतर खाने का आरोप लग रहा है कि भाई साहब भीतर खाने ही लोग अपने नहीं हुए? सौरभ जी, निश्चित रूप से परिवार बड़ा होता है तो सबके बीच समन्वय रखना कठिन होता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का विषय बाहर निकल कर आ रहा है, अपनों में से जिन्होंने गलती की है उनको चिन्हित किया जा रहा है। और अब योगी जी उस सारे विषय का समाधान करते हुए आगे की रणनीति पर एक्शन प्लान बना रहे हैं। पार्टी को भी और पार्टी में आत्मविश्वास के अतिरेक को लेकर चलने वाले नेताओं को भी वास्तविकता समझ में आई है, इसलिए उस वास्तविकता के आधार पर भविष्य की रणनीति बनेगी। आप आश्वस्त रहें, उत्तर प्रदेश को भी हम सुधार करके और सरकार तीसरी बार रिपीट करेंगे। राजस्थान में लगातार भजनलाल जी की ये जो सरकार है, इसमें ऐसा काम करेंगे कि हम सत्ता से बाहर नहीं। जी जानू जी, एक सवाल मैंने भी चुनाव से पहले लोकसभा में एक बार आप जुड़े थे, मैंने पूछा था आपसे कि विश्वास और अति आत्मविश्वास, और अति आत्मविश्वास का नतीजा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस राजस्थान में भी उतनी बेहतर नहीं रही है। कभी आप 25 के 25 सीट लेकर जाते थे, कार्यकर्ताओं को आप लोग कभी बहुत तरजीह देते थे, लेकिन जब आप लगातार बैक टू बैक 2 बार चुनाव जीते, 2014, 2019 में 24 आते आते हवा निकलने लगी भारतीय जनता पार्टी। क्या इसको अति आत्मविश्वास ही कहा जाए क्या? देखो, निश्चित रूप से हमारा जो बड़ा नेतृत्व है और हमारा जो नीचे का ग्राउंड वर्क पर काम करने वाला प्रमुख है, बूथ प्रमुख है, उसके बीच कोई न कोई गैप रहा है। दोनों एक दूसरे की बात जिस शिद्दत के साथ 2014 में 2019 में समझ रहे थे,
2019 में हम उसको उस रूप में नहीं समझा पाए। फैसलों के साथ उसकी जो आत्मीयता उस समय हुआ करती थी वो 2023 में पार्टी के टिकटों के फैसले पर उस प्रकार प्रकट नहीं हुई और उसका परिणाम रहा कि राजस्थान में हम 25 से 14 पर आ गए। लेकिन इस गलती की जो है पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए पार्टी ने सत्ता में आते ही अभी जो बृहद कार्य समिति की है उसमें बहुत से विषयों का निदान और आगे की रूपरेखा डिजाइन हुई। ठीक है राजकुमार जी, आप अभी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा आपके कार्यकर्ता उत्साहित हैं, बहुत सीटें आपने पा ली हैं, 99 सीटें, 543 नंबर का पेपर हुआ और 99 नंबर सिर्फ आप लोग पाए हैं और ऐसा लग रहा है आपने जग जीत लिया है, तो उसको लेकर भी थोड़ा 2 शब्द बोल दें। सौरभ जी, मैंने निवेदन किया ना, एक वक्त हमारी 44 सीटें थी, फिर हम 52 पे आए, फिर 99 पे आए और ये तमाम परिस्थिति जब हुई है जब भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी सरकार ने कसम खा ली कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है। कांग्रेस मुक्त भारत करने की परिस्थिति के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया गया, कांग्रेस के बैंकों को टारगेट किया गया, सारी एजेंसियों का सदुपयोग दुरुपयोग किया गया और नेताओं को डराया धमकाया गया। उसके बावजूद हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी यात्रा लेकर निकले। यात्रा में भी सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कई तरह के व्यवधान डालने का प्रयास किया, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। हम 44 से 52 पे आए, 52 से 99 पे आए। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ग्राफ तो डे बाय डे बढ़ रहा है। और अभी कल जो उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की धूल चटी है। कांग्रेस पार्टी ने, उसके गठबंधन ने फिर अपने आप को ग्रेड किया है, अपग्रेड किया है। तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन तो निश्चित तौर पे अब हिंदुस्तान में जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को उसके गठबंधन को शिकस्त देते हुए नजर आएंगे। ठीक है कृष्ण कुमार जानू जी, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई, जनसंख्या को लेकर बात कर लेते हैं। भारत ने चाइना को भी पछाड़ दिया और बहुत हो हल्ला हुआ। फिर इसके बाद केंद्र ने भी कहा कि नहीं साहब, इस पर रोक लगना चाहिए, ये चीजें ठीक नहीं हो रही है। क्योंकि अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है तो अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि आपको सारी चीजें मुहैया करानी पड़ती। तो आपको लगता नहीं कि केंद्र सरकार को एक कानून लेकर आना चाहिए और इस पर बाकायदे राज्य सरकारों से मिलकर मंथन चिंतन होना चाहिए? क्योंकि अभी तो आपके पास डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है और अच्छी बात है कि राजस्थान में भी आपकी सरकार है। सौरभ जी, आपने सवाल पूछ करके केंद्र सरकार तक ये संदेश दे दिया है कि जनता ये चाहती है। ये डिबेट रख करके आपने ये संदेश दे दिया है कि जनता ये चाहती है। और पत्रकारों ने मंत्री से सवाल पूछा तो मंत्री के जवाब से भी ये प्रकट हो रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व को और भारत सरकार को संदेश जा रहा है कि भाजपा के विधायक और मंत्री राजस्थान में क्या चाहते हैं, पूरे देश भर में क्या चाहते हैं। सबसे ज्यादा तो आपको बधाई कि इस विषय पर डिबेट रखकर आपने भारत सरकार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझने का अवसर दिया है। और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो आंदोलन चला रहा है उसके आंदोलन को परिणति मिले, इस दृष्टि से सवाल जवाब पत्रकार कर रहे हैं, मंत्री विधायक जवाब दे रहे हैं और आप उस पर चर्चा करके उसको पुश ऑन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत सरकार के भी विषय संज्ञान में आएगा और जरूर कानून बनेगा और इस विषय का निदान होगा। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर ये संशय होगा कि भाई कानून बनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जैसे सपोज हम उदाहरण लेके चलते कि कानून बन गया तो उस कानून बनने से पहले जिनके पास 2, 3, 4, 5 बच्चे होंगे उनको बेचारों को नहीं पता होगा कि हाँ भारत सरकार जो है ऐसा कानून कभी लाएगी, तो क्या उनको उन चीज़ों से वंचित कर दिया जाएगा जो सुविधाएं मिलती हैं उनको? तो या कानून बनने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि नहीं अब कानून बन गया, अब कोई ऐसा करता है तो उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी? निश्चित रूप से कानून पहले से लागू नहीं होता है। कानून बनने के बाद एक निश्चित डेट तय होगी और उसके बाद उसके परिलाभबद्ध किए जाने वाला फैसला लागू होगा। पहले के जिनकी संतान है उन पर कानून लागू नहीं होगा, ये आश्वस्त रहें। और इस विषय पर जब कानून का इम्प्लीमेंटेशन आएगा तो आपकी अनेक प्रकार की डिबेट और शो होंगे। जानू साहब, एक सवाल और, 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। क्या एक बार केंद्र सरकार कोई जनगणना करके सही फैक्ट एंड फिगर जो भारत के सामने है उसको ले आना नहीं चाहिए कि 2011 के बाद? मुझे नहीं लगता है कि हुआ है, आप भी जानते हैं 2011 के बाद जानकारी है ही नहीं कि जो है 2011 के अकॉर्डिंग हम चलते। हो सकता है कि सरकार लोग कभी 125 करोड़ कहने वाले लोग कभी 140 करोड़ की देश कह देते हैं, लेकिन फैक्ट एंड फिगर हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है। होना चाहिए कि नहीं? अभी
सौरभ जी, आपने ये विषय भी सही उठाया है। 2020-21 में जो जनगणना संभावित थी, कोरोना के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया, और अब भारत सरकार को इस सारे विषय में 2031 को बेस बनाना का है या फिर बीच में कुछ करना है। अगर आप इस विषय की चर्चाएं करेंगे और जनता दबाव बनाएगी, तो सरकार जनता के लिए काम करती है, जनता के जिज्ञासाओं के लिए काम करती है, परिणाम के लिए काम करती है। निश्चित रूप से सरकार में ऐसा कोई फैसला होगा, आप चर्चा को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है राजकुमार जी, एक सवाल, अपने ही प्रधानमंत्री को आप सुनते होंगे, हम सभी के प्रधानमंत्री हैं। 2014 तक वो जब संबोधित करते थे रैलियों को, कहते थे भाइयों बहनों 125 करोड़ की आबादी वाली 125 करोड़ देशवासियों को सत सत नमन। आप सुनते होंगे कि 140 करोड़ देशवासियों के नमन करते हैं, यानी 125 से बढ़कर 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई। इसको आधिकारिक कोई आंकड़े नहीं है, प्रधानमंत्री जी को पता होगा और वो समझते हैं क्योंकि वो देश देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, किस समुदाय किस वर्ग विशेष में कितनी जनसंख्या है ये हमारे सामने आ जाए। बीच में अभी सवाल उठ रहा था कि जाति के एवज में जो जातिगत जनगणना करा लिया जाए, जातिगत जनगणना होना चाहिए या नॉर्मल जनगणना हो जाना चाहिए। देश में मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हमारे देश की एग्जैक्ट आज लोग हैं कितने, 140 करोड़ है कि 125 करोड़ है या 130 करोड़ है, हम लोग सिर्फ अभी जो है मौखिक कहते रहते हैं, आधिकारिक नहीं कह रहे हैं। ये सरकार तय करे, भारत की सरकार तय करे कि जनगणना करनी है नहीं करनी, जातिगत आधार पर करनी है नहीं करनी है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा देश और हम सब आगे बढ़ेंगे। अगर जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं होगा तो निश्चित तौर पे बच्चों के पालन पोषण पर दिक्कत आती है, चाहे समाज कोई भी हो। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक पर्टिकुलर समाज पे अटैक करती है, कांग्रेस पार्टी ऐसे बयान को कतई बर्दाश्त नहीं करती है। नहीं राजकुमार जी, आपको नहीं लगता जनसंख्या पर नियंत्रण करने से पहले एग्जैक्ट ये भी तो पता चल जाए कि जनसंख्या है कितना साहब? ये भारत सरकार तय करे कि हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ है या नहीं है। विपक्ष में आप है, मजबूत आप विपक्ष में हैं। पहले तो विपक्ष कमजोर हुआ करता है, इस समय देश में विपक्ष मजबूत है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। उनको आपको नहीं लगता आपको वहां तक संदेश प्रेषित करना चाहिए कि आपको उठाइए मुद्दा? देखिए, राहुल गांधी जी का एक ही मकसद है कि हमारे हिंदुस्तान में, मेरे हिंदुस्तान में सभी जातियों का, सभी भाषाओं का, सभी राज्यों का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। गरीब अमीर की जो खाई बढ़ गई है वो पटनी चाहिए। राहुल गांधी जी का लगातार एक ही मकसद चल रहा है, सबको न्याय मिलना चाहिए, एक ही एक तरफ देश झुकता हुआ नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी लगातार इस बात का प्रयास करते आ रहे हैं। आंकड़े हो जाएंगे, ये भी तो हो जाए कि हमारे पास आंकड़े, सभी को सम्मान करना चाहिए। हम कहाँ कह रहे सम्मान नहीं करना चाहिए, हम सबका सम्मान करते हैं और सम्मान होना भी चाहिए, सबका आत्मविश्वास और सबका। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं करती है। किसका अपमान कर दिया? भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज्यों में भेदभाव करती है, भाषाओं में भेदभाव करती है, जातियों में भेदभाव करती है, धर्म में भेदभाव करती है और अमीर और गरीब में भी भेदभाव करती है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगाती आ रही है। आरोप साक्ष्य के आधार पर लगाती है कि मौखिक लगाती है? बताइए, आप देख लीजिए, साक्ष्य के आप देख लीजिए। कुछ उद्योगपतियों को, कुछ मित्रों को किस तरीके का लाभ दिया जा रहा है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। कुछ विशेष मित्रों को किस तरीके का लाभ दिया जा रहा है, कुछ लोगों को कितना कुचला जा रहा है, किसी पर्टिकुलर समाज को कितना लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर समाज को कितना नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के संदर्भ में आपको एक छोटी सी बात कहूं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूरे 5 साल तक लगातार सरकार से आग्रह करते रहे कि 13 जिलों का किसान ARCP का पानी मांग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में के लिए भेदभाव किया और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस जमाने में कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार ला दो तो ARCP का पानी ला देंगे। तो हम तो लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार राज्यों में भी भेदभाव कर रही है। मोहन यादव से बातचीत की थी, तो आप याद है कि नहीं आपको? अभी तो फिर देखिए, आप किसी पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन बातचीत तो हुई थी ना। क्यों जानू जी, बातचीत हो गई है ना आप लोगों की डॉक्टर मोहन यादव से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से? 7 महीने हो गए, बातचीत खूब चल रही है। बातचीत चल रही है ना, तो बताइए, बोलिए आप। 9,000
2,600 करोड़ रुपए का काम हो, इस बात के टेंडर हो गए। बोलिए बोलिए बोलिए। बातचीत हो रही है, बातचीत कहाँ तक बढ़ी? कहते हैं ना हमारे यहाँ कभी कभी प्रोग्राम चलता है, बात हुई, मुलाकात हुई, बात क्या हुई, तो ये भी तो थोड़ा बताइए। मुलाकात हुई तो बात क्या हुई, इसको भी बता देंगे थोड़ा दर्शक। बात हुई और अब तो उस योजना के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगने का तय दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा होकर होने वाला है और काम जल्दी शुरू होगा। राजस्थान ने तो यहाँ 9,600 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है, अपडेट हो गए आप, मुलाकात भी हो गई, प्रधानमंत्री जी से वक्त भी मांग लिया, क्या जानकारी है ना आपको? अब आप सवाल पूछ लीजिए, हैं तो सत्ता में बैठे हुए राजकुमार। सौरभ जी, राजस्थान के 13 जिलों का किसान, राजस्थान के 13 जिलों का खेत अपडेट नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अपडेट होने से पार नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने में अंतर है। सौरभ जी, 7 महीने हो गए सरकार को आए हुए, 7 महीने में एक बूंद पानी नहीं आया अभी तक। ईआरसीपी का फाइल बन रही है, एमओयू हो गया है, एमओयू में कोई कमी है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। लीपा पोती करने का काम पिछले 7 महीने से चल रहा है, 7 महीने से। और राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है। 7 महीने में आप बताओ, प्रचंड गर्मी गई है अभी, अब तो बारिश का दौर चला है। प्रचंड गर्मी में खेत और किसानों का कंठ गीला नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रहती है, कभी कहते हैं लोकसभा चुनाव आ गए, कभी कहते हैं आचार संहिता लग गई। तो भारतीय जनता पार्टी केवल लीपा पोती करने का काम कर रही है। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री जो इस्तीफा दिए बैठे हैं, उन्होंने कहा कि 35,000 करोड़ रुपए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता का गए ईआरसीपी की फाइल को इस टेबल से उस टेबल पे ले जाने के लिए। तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता के साथ भेदभाव क्यों कर रही है? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के लोगों के साथ, खासकर 13 जिलों के किसान के साथ, लोगों के खेत के साथ क्यों मजाक कर रही है? आप बताइए, 7 महीने हो गए और पानी की एक बूंद नहीं आई है। डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री इनके हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री इनके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इनके हैं, अधिकारी इनके हैं, फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? 7 महीने हो गए, 7 महीने। अच्छा, डबल इंजन, ठीक है, डबल इंजन करते हैं जानू जी। डबल इंजन की सरकार ने एयर ले लिया है क्या? इंजन की बात होगी, पंपिंग सेट चलाते होंगे आप लोग, तो कभी कभी क्या होता है कि एयर ले लेता है। जब एयर ले लेता है तो वो चलता नहीं है। क्या एयर ले रखा है क्या किसी? सौरभ जी, एयर में नहीं गियर में चल रहा है काम। और आपने देखो, जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, उस काम के लिए हमारा गिनती कर रहा है। 7 महीने हो गए। 7 महीने में हमने एमओयू भी किया है, डीपीआर भी बनाया है, बजट एलोकेट भी किया है, टेंडर प्रक्रिया भी अपनाई है और शिलान्यास की तारीख भी मांगने लगे हैं। ये जो काम 60 महीनों में नहीं कर पाए, हमसे 7 महीने में अपेक्षा करते हैं। ये सैद्धांतिक भेदभाव है इनकी, सही बात है, मनसा का। और सीधे तौर पर जब टेंडर होगा तो ठेकेदार को भी 4-6 महीने। चलिए, एयर और गियर हमने दोनों बात कर लिया राजकुमार जी। अब ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है कि हमने छोड़ा है, सब सारी बातें हमने किया है, जानू जी ने भी जवाब दिया। लेकिन चलिए, सेंट्रल पॉइंट जो हमारा है जनसंख्या को लेकर, हम चाहते हैं कि फाइनल कमेंट आप करें कि वास्तव में आज के परिप्रेक्ष्य में जो दोनों बयाने आए और उस बयान और साथ ही क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए, कम शब्दों में आप चाहेंगे एक बार आप अपना बात रखिए, फाइनल कमेंट होगा यही। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी की एयर तो देवतुल्य मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में निकाल दी और फाइनल कमेंट कांग्रेस पार्टी का यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस तरीके से किसी धर्म विशेष के ऊपर बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। चलिए, आपने निंदा कर दिया, लेकिन आप नहीं चाहते कानून आ जाए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जानू जी, फाइनल कमेंट। देखो, सीधे तौर पर देश के हित में, प्रदेश के हित में और उन परिवारों के हित में जिनमें अधिक बच्चे होते हैं, सरकार को कानून लाना चाहिए। और ये सारा कानून जो है वो ट्रांसपेरेंट और सबके लिए आना चाहिए। इस प्रकार की मानसिकता के साथ ये जो संवाद शुरू हुआ है वो आगे बढ़ना चाहिए। आपने चर्चा आयोजन की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे